लिखो। विशेषताएं टॉपिक हेडिंग लगा रखी है, लिखो तो। लिखो, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। 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 और फिर लिखो, देखो ये अपेक्षाकृत, ये अपेक्षाकृत, ये अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन है। दोनों शब्द साथ ही लिख लेना, यह अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन है। यह अपेक्षाकृत स्थायी वांछित परिवर्तन है। सेम ही है ये। ग्रेड थर्ड और साइकोलॉजी रीट और उसके लिए दोनों के लिए सेम ही है। थोड़े से रीट पात्रता में कुछ टॉपिक ज्यादा है, वो टॉपिक आपके इसमें नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो वो टॉपिक आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे। बाकी 80% साइकोलॉजी सेम है। जो यहां पढ़ाई जा रही है ना ग्रेड थर्ड में, वो पूरी की पूरी आपकी पात्रता में है। और पात्रता में थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है जिसमें आपके कुछ टॉपिक यहां नहीं है। लिख लो। लिखो, ये वातावरण की उपज है। ये वातावरण की उपज है। ये वातावरण की उपज है। फिर लिखो, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया। फिर लिखो, ये प्रक्रिया मूलक है। ये प्रक्रिया मूलक मतलब मूल रूप से ये क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। नेक्स्ट लिखो, ये सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय, एक्टिव, ये सक्रिय प्रक्रिया है। फिर लिखना, अधिगम में समय लगता है, मतलब अचानक से नहीं होता है ना। अधिगम में समय लगता है। नेक्स्ट लिखो, यह समायोजन है। ये समायोजन है। ये समायोजन है। फिर लिखो, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। नेक्स्ट लिख लो, यह समस्या समाधान है। यह समस्या समाधान प्रक्रिया है, ऐसा लिखो पूरा। यह समस्या समाधान प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखो, यह उद्देश्य आधारित, यह उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है।
ये उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। ये उद्देश्य आधारित एवं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। नेक्स्ट लिखो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट लिखो, यह अमूर्त प्रक्रिया है। अमूर्त प्रक्रिया है। फिर लिखो, अधिगम एवं निष्पादन भिन्न होता है। अधिगम एवं निष्पादन भिन्न होता है। नेक्स्ट लिखो, अनादिगम भी अधिगम है। अनादिगम भी अधिगम है। अनादिगम भी अधिगम है। अनादिगम भी अधिगम है। कोष्टक में लिख लो, जैसे ये सीखना कि चोरी नहीं करनी है। ये सीखना कि चोरी नहीं करनी है। ये सीखना कि चोरी नहीं करनी है। चोरी नहीं करनी है। समझ गए? नेक्स्ट लिखो, लिखो अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अर्थात इसे प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसे प्रत्यक्षतः अवलोकित, अपने आप ही लिखना है, अर्थात इसे प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्षतः अवलोकित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, अधिगम से बुद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। अधिगम से बुद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। का विकास होता है। नेक्स्ट लिखो, ये सर्वांगीण विकास में सहायक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है बच्चे का। ये सर्वांगीण विकास में सहायक है। नेक्स्ट लिखो, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सतत, लगातार। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है।
नेक्स्ट लिखो, अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें हमने एक दो चीजें जोड़ी है, जैसे बुद्धि का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अधिगम में समय लगता है, अधिगम प्रत्यक्षता अवलोकित प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अधिगम एक क्या है, अनुमानित प्रक्रिया है। तो ये चीजें हमने लगभग ये समझने का प्रयास किया कि अधिगम क्या होता है। बताओ, इस प्रकार का विशेषताओं से संबंधित सवाल आएगा तो आप लिख दोगे ना? अब देखो, मुझे दो तीन बातें पूछी जा रही है। पहली बात तो ये पूछी जा रही है कि नीरज पूछ रहा है, कई कमेंट कर दिए कि शायद छोटा सा डाउट है। बिल्कुल डाउट होना स्वाभाविक है, क्योंकि पढ़ोगे तो डाउट आएगा, बिना पढ़े तो कोई डाउट नहीं आता है। इस कोई किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपने पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि एक छोटा सा डाउट है कि नव मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक शायद युंग तो नहीं है, क्योंकि किताबों में युंग ही लिखा हुआ है। देखो, मनोविश्लेषणवाद को लेकर मैं दो तीन बातें बताता हूं आपको। हालांकि मैं पूरा बताने वाला हूं आगे पूरा क्लियरली, लेकिन फिर भी मनोविश्लेषणवाद एक प्रक्रियावाद चलाया सिगमंड फ्राइड ने, साइको एनालिटिकल। उस मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड जो था ना, ऑस्ट्रिया वियना का, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता भी रहा था ना। ये सिगमंड फ्राइड की प्रक्रिया के जो अनुयायी थे, मतलब मुख्य बोपाजी तो वो हो गया, और उसके अलावा जो अनुयायी थे ना फ्राइड के अलावा, तो उनमें इसका मुख्य शिष्य था कार्ल युंग, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा एरिक इरिक्सन, इसके अलावा सुलेमान, इसके अलावा इसकी एक बेटी थी अन्ना फ्राइड। ये चार तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस सिगमंड फ्राइड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसे बोलते हैं फ्राइडवाद। सिगमंड फ्राइड की प्रक्रिया को तो हम फ्राइडवादी बोलते हैं। और फ्राइड के बाद जिन्होंने इनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, इनके स्कूल को, इनके संप्रदाय को आगे बढ़ाया, इनकी विचारधारा को ले गए, वो लोग कहलाते हैं न्यू फ्राइडवादी। न्यू फ्राइडवादी होंगे। अच्छा, इसकी विचारधारा कहलाती है मनोविश्लेषणवाद। तो इसके आगे विचारधारा ले जाने वाले कौन हो गए? नव मनोविश्लेषणवादी। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? नव मनोविश्लेषणवादी। अब नव मनोविश्लेषणवादी आगे ले गए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था युंग और एक व्यक्ति था एरिक इरिक्सन। इन दोनों लोग सिगमंड फ्राइड की कुछ बातों से सहमत नहीं थे। बाकी तो लगभग बातों से सहमत थे, लेकिन कुछ बातों से सहमत नहीं थे। युंग और एरिक इरिक्सन का एक आरोप था कि सिगमंड फ्राइड हमेशा केवल सेक्स की ही बात किया करता था, इर्द गिर्द उसके ही घुमा करता था। हालांकि उसके लेवल वो नहीं था जो हम सोच रहे हैं, और लेवल वो भी नहीं था जो युंग सोच रहा था। वो अलग लेवल की बात कर रहा था, लेकिन उससे लेकर काफी आलोचनाएं सिगमंड फ्राइड की होती रही है। इसलिए सिगमंड फ्राइड ने कहा, यार जहां कहीं भी जाते हैं तो अपने कोई शादी प्रोग्राम में कहीं जाते हैं तो कोई दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। लोग बाग सोचते हैं, यार ये कहां से आ गए ऐसे लोग। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने सिगमंड फ्राइड के बाद में वो इस बात से सहमत नहीं हुआ था ना भाई, किन किन बातों से सहमत नहीं हूं मैं आगे लिखवाऊंगा। केवल 3 बातों से सहमत नहीं था ये। उन 3 बातों का अलग से अपना विश्लेषण किया था इसने, और विश्लेषण किया इसलिए इसकी विचारधारा को मानने वाले लोग विश्लेषणवादी कहलाए थे। क्या कहलाए थे? विश्लेषणवादी। इसलिए जब ये साइड में आ गया था ना, तो फ्राइड को लेकर जो फ्राइड की मुख्य गद्दी थी ना, उस पर एरिक इरिक्सन बैठ गया था। इसलिए लोगों ने नव फ्राइडवादी या नव मनोविश्लेषण का जनक किसको मान लिया? एरिक इरिक्सन को। तो एरिक इरिक्सन थोड़ा सा अलग लेवल में चल रहा था, युंग अलग लेवल में चल रहा था। इसलिए आपको जहां कहीं भी ये डाउट हो रहा है ना कि नव मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक शायद युंग तो नहीं है, तो जहां लिखा हुआ है ना उसको काट के उसकी जगह एरिक इरिक्सन लिख लेना है। कौन था? एरिक इरिक्सन ही था। वो केवल विश्लेषणवाद का जनक था। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक युंग नव मनोविश्लेषणवादी नहीं था, क्योंकि सिगमंड फ्राइड के बाद आए वो सारे ही लोग क्या हो गए? नव मनोविश्लेषणवादी हो गए। लेकिन उसने जो अपना सिद्धांत दिया ना, वो विश्लेषणवाद का सिद्धांत कहलाता है, और एरिक इरिक्सन ने दिया ना, वो नव मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहलाता है। तो इतना आपने डाउट लेना ही नहीं है इसमें ना।
नहीं नहीं देना है अपने ना। नव मनोविश्लेषणवाद आप कहां सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भूल जाइए, याद ही मत कीजिए उसको, आपको नहीं होगा इसमें दिक्कत। मैं बता रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा मैं इन दोनों चीजों को। चलिए, एक तो वो कंप्लीट होगी। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि मुझे कोई PYQ की किताब बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब बताइए। कौन सी है प्रीवियस ईयर की? मार्केट में चलने वाली। देखो, मैं एक हल्की सी बात बताऊं आपको ना। अरे मैं पिछले कम से कम 10 सालों से साइकोलॉजी पर काम कर रहा हूं का मतलब साइकोलॉजी में पढ़ रहा हूं, इसको मैं विकसित करता जा रहा हूं, अपनी अपनी साइकोलॉजी को, दूसरों की नहीं। तो मुझे ये देखने में आया कि साइकोलॉजी में एक खासियत होती है, और मैंने पहले दिन भी बताया था कि यदि आप इंग्लिश वर्जन साथ साथ देखेंगे इसका, किसी भी इंग्लिश वर्जन का मतलब पूर्णतः इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। कोई भी सवाल आपके जब पेपर में आए ना, तो उसको इंग्लिश में निश्चित रूप से आपको देखना है। मैं आगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो क्वेश्चन सीधी सीधी सोल्व हो सकते थे, लेकिन हमने इंग्लिश की ओर नजर नहीं दौड़ाई। इसलिए इसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आज से भी जो सवाल आप पढ़ो ना, उनका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ना। हिंदी में उनके अर्थ अनेक होते हैं, इंग्लिश में उसका एक ही मतलब होता है। पेपर जो छपता है ना अपना, वो इंग्लिश वर्जन में छपता है। कैसे छपेगा? इंग्लिश। फिर गूगल ट्रांसलेट को दिया जाता है, बोले तू कर दे इसकी हिंदी वर्जन। अब वो हिंदी आपको पता है ना गूगल कैसी करके देता है, इंग्लिश की हिंदी, और वो क्यों वो अपने पेपर में आ जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाषा बहुत हार्ड है मनोविज्ञान की। तो भाषा हार्ड ही ऐसे शब्दों की वो हिंदी पता नहीं किस किस प्रकार से करके देता है, वो हमें समझ में आता नहीं है। हम उस हिंदी में उलझे रहते हैं, उस हिंदी के चक्कर में इतने उलझे रहते हैं कि हमें 2-3 सवाल का नुकसान हर एग्जाम में हो ही जाता है, उन सवालों को यदि हम नहीं पढ़ पाए तो। इसलिए मैंने एक स्पेस देखा, और मैंने ये देखा कि यार मार्केट में इस चीज की बेहद कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, वो चीजें मेरे स्वार्थ के लिए हैं, लेकिन इसमें बात ये थी कि मुझे लगा कि स्पेस यहां है कि एक स्टूडेंट को जो सवाल मिल रहे हैं ना PYQ, वो सारे के सारे सवाल इंग्लिश वर्जन भी उनके साथ मिले। इसलिए मैंने पिछले काफी दिनों से, मैंने और मेरी टीम ने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद अंततः लगभग वो पूर्ण गति की ओर है, मतलब पूर्णाकार की ओर है। एक मैंने जितने भी आज तक के राजस्थान में साइकोलॉजी के सवाल आए हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, रीट, इसके अलावा भी जिस किसी भी एग्जाम में साइकोलॉजी का आज तक कोई सवाल छपा है, उन सारे सवालों को संकलित किया, उन सारे सवालों को इंग्लिश वर्जन संकलित किया। उसके बाद प्रत्येक सवाल की हमने व्याख्या की कि भाई इसका कैसे हो सकता है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, उसके आंसर की बोर्ड ने क्या मान रखी है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगले बोर्ड ने उस सवाल को क्या मान रखा है। और साइकोलॉजी में मुझे जहां तक लगता है कि यदि हम ढंग से समझ लेना, तो साइकोलॉजी कहीं बाहर से नहीं होती है, उन्हीं में से होती है। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चनों को समझ नहीं थे, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं हल्का सा। इसलिए मैंने वो पूरी कंप्लीटली तैयार करने के बाद फिर उनको किया टॉपिक वाइज कि भाई अधिगम के कौन से सवाल है, अभिप्रेरणा के कौन से हैं, इसके कौन से, ऐसे करके इन करीबन 3000 प्लस सवाल मिल गए। थोड़े सवाल तो है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। 3000 सवाल ऐसे हैं जो ऑथेंटिक सवाल है, जो पूछे गए हैं उनके, उसको फिर हमने बुक के रूप में तैयार किया है। बुक उत्कर्ष पब्लिकेशन से थोड़े ही दिनों में पब्लिश होने वाली है, मतलब थोड़े ही दिनों में मार्केट में आने वाली है। और वो बुक उत्कर्ष पब्लिकेशन से होगी और उस पर मेरा नाम और फोटो लिखा होगा। इसका मतलब संकलन करता मैं हो जाऊंगा उसका। कब तक आएगी? 10-15 दिन के अंदर अंदर मार्केट में मिल जाएगी। उस बुक में जहां एक टॉपिक, उस टॉपिक को आप उठाएंगे, उसका एक क्वेश्चन, उसके साथ में एक इंग्लिश वर्जन उसकी, और फिर नीचे उसकी व्याख्या। इस तरह से एक के बाद एक करते हुए सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। आपके जो जो काम के हैं, चाहे ग्रेड 1 के, ग्रेड 2 के, सारे टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। अब रेट कितने की वो अभी तय कर रहे हैं हम, वो कितने पेज में बन पाएगी, पेज के हिसाब से रेट तय होगी। देखो 3000 सवाल दोनों वर्जन में, और उनकी व्याख्या भी है, इसका मतलब डंकी तो होगी ना, मतलब 10-20 पेज में, 150 पेज में तो पूरी होगी नहीं। जितनी भी रहेगी वो फिक्स रेट रहेगी। हाँ, वो थोड़े दिनों में मार्केट में आ जाएगी। तो मैं आपको भी बता दूंगा कि अभी तो मैं आपको थोड़े दिन पढ़ा ही रहा हूं, तो आपकी क्लास में ला के मैं फोटो वोटो खींचूंगा ऐसे। हाँ, विमोचन तो यही करेंगे ना बुक का। हाँ हाँ हाँ, उसमें ठीक है। तो PYQ के लिए 10-15 दिन इंतजार कर लो, इनको पढ़ो। फिर मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में मैं ये सोच रहा हूं कि यार मेरी पढ़ाई हुई साइकोलॉजी, अभी तो आपने पढ़ी नहीं है ना, अभी तो आपने 2-4 क्लासें ही ली है,
जब पूरा पढ़ोगे तो ये महसूस करोगे कि चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नहीं आए, हम साइकोलॉजी सीख गए हैं। और साइकोलॉजी सीखने का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेने का मतलब होता है उस सब्जेक्ट के सवाल सोल्व करना। यदि जिस दिन आप ये सीख गए ना, आपको लग गया ना कि यार हम भूगोल सीख गए हैं, इसका मतलब आप भूगोल के सवाल सोल्व कर लेंगे। तो ये आपको जरूर रियलाइज हो जाएगा। और यहां के वाले नोट्स, क्लासें और उसके बाद वो पीवाईक्यू, वो पूरे निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे लग रहा है कि यार अधिगम के में 200-300 सवाल है तो अधिगम के में 100 सवाल ही निकाल लूंगा, तो ही बहुत है। उनमें से इतने इतने सवाल आपने हल कर लिए तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान में सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। और बात यह है कि ध्यान रखना, जो भी सवाल सोल्व करो ना, और जिसमें थोड़ा बहुत भी अटकाव हो रहा है, और मैं तो कहूं अटकाव भी नहीं हो तो एक बार सरसरी नजर से उसको इंग्लिश को जरूर देखना है साथ में, ताकि हमारी थोड़ी सी आदत विकसित हो जाए, हल्की सी आदत विकसित हो जाएगी, हम इंग्लिश के शब्द को देख लें। और मैं जो भी टेक्निकल वर्ड होगा ना, उस टेक्निकल वर्ड को आपके इंग्लिश में जरूर लिख के जाऊंगा। उसकी चाहे स्पेलिंग में भले ही गलत लिख के जाऊं, लेकिन उसका सेंस में जरूर सही लिख के जाऊंगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे काम आएंगे। ऑनलाइन पर मिलेगी कि आपकी बुक, बिल्कुल ऑनलाइन पर बुकशाला पर आराम से मिल जाएगी, सब जगह अवेलेबल होगी, पूरे राजस्थान में अवेलेबल होगी। और बुकशाला पर होगी तो होम डिलीवरी है ना फिर। अच्छा, पिछली बार मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट की भी निकाली थी, है ना, आपको सही ध्यान में ना, स्कूल मैनेजमेंट की मैंने एक बुक निकाली थी। उस बुक को अभी तो उसको रोका गया है, क्योंकि अब जैसे ही आपका प्री हो जाएगा ना, अब ये शिक्षा मंत्री जी इनकी चल जाए थोड़ी बहुत, ये प्री हो जाए, तो प्री होने के तुरंत बाद में उसको रिवाइज करके उसको एक बार फिर मार्केट में पुनः थोड़ा सा शॉर्ट करके, क्योंकि पिछली बार तो लंबी चौड़ी लिख दी थी, लंबी चौड़ी मतलब ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखी, लेकिन 125 पेज लिख दिए थे, तो 125 पेज स्टूडेंट के लिए ज्यादा होते हैं। उसमें पीवाईक्यू भी थे, सारे थे, तो उसको भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करके और नए एडिशन के रूप में इसमें निकाल दूंगा ना। तो आप लोगों को पीवाईक्यू किताब थोड़े दिनों में मिलने वाली है, जो इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में रहेगी। चलिए, है ना। स्टूडेंट के लिए, जो भी उत्कर्ष का स्टूडेंट होगा उसके लिए किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि मेरी बुक केवल स्टूडेंट ही खरीदेंगे, मेरा स्टूडेंट ही, दूसरा कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, विमोचन करेंगे तो कोई, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी बड़ी भी तो रहेगी, बड़ी रहेगी तो फिर पैसों में बड़ी रहेगी। स्टूडेंट के लिए 10-20 की हो तो स्टूडेंट कभी खरीद ले, लेकिन थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो फिर स्टूडेंट सोचेगा कि यार इतने पैसे देऊं या नहीं देऊं, ये कौन है, क्योंकि वो जानता है नहीं, वही मनोवैज्ञानिक वाली हालत हो जाएगी, व्यक्तित्व वाली। हाँ चलिए, खैर कोई नहीं, अब वापस आ जाइए यहाँ। ऑनलाइन कहाँ मिलेगी वो बता दिया जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए, आपको पूरा बता दिया जाएगा। अभी आदमी का देखो कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं पूरा वादा कर दूं आपके साथ कि यहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। हाँ, लगभग संकलित हो गई है, ठीक है, बस जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। अभी वो कैमरे वाला आए थे और उन्होंने कहा कि आपकी फोटो लगानी है उस पर, तभी तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैंने कहा खींचो तुम अलग अलग एक्शन में, फिर मैंने यूं करके जो खींचनी है मैंने कहा खींच लो, तुम लगाओ। हाँ, मैंने तो सोचा, मैंने कहा क्लास की दे दूं इसकी फोटो, है ना। चलो, निश्चित रूप से इस बात पे विचार किया जाएगा, है ना। नहीं, यदि नहीं भी खरीदेंगे तो ज्यादा कोई क्या। चलो चलो लिखो, लिख लिए, अब हेडिंग लगाओ। हाँ, किसका? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखना, प्रेक्षण, प्रेक्षण, निरीक्षण, समझ गए क्या? अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना यानी देखना, देखने को कहते हैं प्रेक्षण करना, प्रेक्षण को कहते हैं निरीक्षण करना। समझ पा रहे? इसका मतलब है उसे देखा नहीं जा सकता है, अधिगम की प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता है, केवल और केवल क्या किया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने कहा ना प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता है, ये इनडायरेक्ट देखना है। अनुमान लगाना मतलब क्या है? इनडायरेक्ट देखना है। हेडिंग लगाओ, अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान।
अधिगम के सोपान, सोपान यानी चरण, स्टेप। हाँ हाँ बताओ बेटे, बेटे बता दो बोली। हाँ अरे सुने, हाँ वो हम निष्पादन देख पा रहे हैं, अधिगम नहीं देख पा रहे हैं। और फिर उससे पहले हमने लिख लिया अधिगम और निष्पादन दोनों अलग अलग है। अधिगम का परिणाम है वो, समझ गए ना। और अधिगम का परिणाम क्या होता है, निष्पादन होता है। मतलब उसका प्रदर्शन देख पा रहे हैं हम लोग, अधिगम नहीं देख पा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अधिगम के सोपान क्या है, अधिगम के सोपान। कितने चरण होते हैं अधिगम के, अच्छा तुम शांत रहो बिल्कुल। अब बंद कर रहा हूं मैं, आवाज नहीं। ये पेन वेन हाथ में ले लो आप, ऐसे नहीं, लिखने वाली स्थिति में, लिखने वाली स्थिति में सबकी आ रही है। हाँ पहली पोजीशन तो ये है कि आप लोग लिखने वाली स्थिति में होंगे ना, मैं बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप लोग लिखने वाली स्थिति में नीचे देख रहे होंगे। हाँ फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी वाली स्टेप ये होगी कि आप लोग इधर सामने की ओर देख रहे होंगे और पेन वैसे ही रहेगा। नहीं आ रहा है, हाँ हाँ अब वापस फर्स्ट स्टेप अपनाओ। पहली स्टेप, यार भाई पढ़ा दूंगा, 2 मिनट रुक जाना। हाँ अब दूसरी स्टेप, अब राजी हो गए ना तुम, अब आ जाओ इधर। अरे बस इससे अच्छा तो मैं बीत के 2 बछीड़ ले लेता ना तो ठीक रहता। तुमसे बोलने का मतलब तो है माथा फोड़ी करना, तो मैं शांति नहीं रहते। एक आदमी बोला करो कोई भी बात हो तो। अधिगम के सोपान या चरण, अच्छा देखिए मनोविज्ञान में मैं आपको कम से कम 10 जगह ये लिखवाऊंगा कि सोपान या चरण। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं स्टेप। क्या बोला जाता है, स्टेप। जहां कहीं भी आपको न केवल मनोविज्ञान में बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में जब स्टेप, चरण या सोपान की बात करें ना, जब भी स्टेप, चरण या सोपान की बात करें तो यह निश्चित बात है कि उसका क्रम याद करना है आपको। क्या करना है, याद नहीं करना है, उसका होता ही क्रम है। स्टेप का मतलब होता है एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, पांचवी स्टेप। इसका मतलब है आप लोग एक स्टेप से डायरेक्ट तीसरी स्टेप पे नहीं आ सकते हैं। आपको एक के बाद दूसरी पे आना होगा, दूसरी के बाद तीसरी पे आना होगा, तीसरी के बाद चौथी पे आना होगा। तो जिस भी सब्जेक्ट और जिस भी टॉपिक में मैं लिखवाऊं ना कि इसके चरण याद कीजिए, इसका मतलब है कि उनका एक निश्चित क्रम होगा। समझ रहे, इसका मतलब है मैं अब अधिगम के सोपान बता रहा हूं। इसका मतलब जो प्रोसेस है ना, पहले तो हमने कह दिया ना कि अधिगम एक प्रक्रिया है, हमने यही कहा ना अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अब मैं बताऊंगा कि अधिगम कहां से शुरू होता है और कहां जाके अधिगम खत्म होता है। उस प्रक्रिया को देखेंगे हम लोग। अब वो प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, ये चरण क्रम से चलेंगे अपने। समझ पा रहे, देखिएगा। मुझे ये बताइए आप लोग, जब अधिगम के सोपान की मैं बात करूं, अधिगम के चरण या सोपान की जब मैं बात करूं, तो सबसे पहले अधिगम, जैसे ये बालक है, ये क्या है, बालक, ये बालक है। इस बालक को अधिगम होना है। क्या होना है, अधिगम होना है। तो अधिगम की शुरुआत कहां से होगी, सीखना से, सीखना, सोचना, सूचना से होगी अधिगम की शुरुआत। आप क्यों सीख रहे हैं, मतलब आप जो सीख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत कहां से हुई है, और बताओ, और सोचो, देखें क्या बताया,
प्रेरणा। देखिए, अधिगम तब होगा जब आपको आवश्यकता होगी। बिना आवश्यकता के अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो सकती है क्या? आप क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपको क्या है? आवश्यकता है। आपको नीड हुई है तभी तो सीख रहे हैं ना। अरे हमें तो यहां सिखाते हुए कितने साल हो गए, आप आज ही सीखने क्यों आए हैं? क्योंकि आपको क्या हुई है? आवश्यकता हुई है। इसका मतलब है कि पहला चरण क्या हो जाएगा? आवश्यकता। अच्छा, आवश्यकता जब किसी की होती है तो निश्चित सी बात है कि वो व्यक्ति मोटिवेट होता है। क्या होता है? मोटिवेट। आवश्यकता को यदि मैं एक ही नाम से जानूं तो वो हो जाएगा अभिप्रेरणा। मतलब बिना मोटिवेशन के अधिगम शुरू नहीं होगा। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। अच्छा, मोटिवेशन आगे पढ़ेंगे हम पूरा। मोटिवेशन होता है एक व्यक्ति में तनाव, एक व्यक्ति में ऊर्जा, और वह ऊर्जा जो व्यक्ति को उत्तेजित कर देती है किसी कार्य को करने के लिए। और आपको उत्तेजित किया है किसी चीज को सीखने के लिए। और वो उत्तेजित क्यों हुए आप? क्योंकि आपको क्या हुई? आवश्यकता हुई। आवश्यकता हुई तो आप में मोटिवेशन आया, और मोटिवेशन आया तो आप लोग निश्चित रूप से सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पहले तो ये टारगेट होगा ना। अब ये टारगेट होगा कि नहीं होगा? आप मोटिवेट हो गए, आपको जरूरत हो गई सीखने की। जब जरूरत हो गई तो आप मोटिवेट हो गए। मोटिवेट हो गए तो बोले अब बस मैं तैयार हूं सीखने की। लेकिन अब आपका अगला कदम होगा आपका लक्ष्य। लक्ष्य या उद्देश्य मतलब आप क्या सीखेंगे, कहां सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये आपका टारगेट निर्धारित करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप मान लीजिए यहां थे, आप मोटिवेट हो गए तो आपने अपना क्या निर्धारित किया? गोल निर्धारित किया। लक्ष्य नहीं, इतना नजदीक नहीं है यार, यहां रख दूं? नहीं, इतना नजदीक होता तो कोई भी ले लेता ना। इस बालक का ये टारगेट है। पहले हुई आवश्यकता, आवश्यकता के कारण आप हुए मोटिवेट, मोटिवेट हुए तो आपने क्या निर्धारित किया? लक्ष्य। क्या निर्धारित कर दिया है? अच्छा, लक्ष्य को कई स्थितियों में हम लोग क्या बोलेंगे? उद्देश्य। आपने ये उद्देश्य स्थापित कर दिया। अब उद्देश्य स्थापित कर लिया, लक्ष्य ले लिया, तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य की ओर मार्ग पर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बताओ, इस सड़क आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्या करने के लिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यह निश्चित बात है कि जैसे ही आप लोग इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो बीच में बाधाएं आएगी कि नहीं आएगी? बैरियर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, बहुत सारी क्या आएगी? बाधाएं। आपके बैरियर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बैरियर्स, बाधाएं आ रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है। अच्छा, ये बाधाएं आई, मुझे ये बताओ, बाधाओं के को दूर तब करेंगे आप जब सीखने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहेंगे, जब आप रेडी रहेंगे नहीं सीखने के लिए, मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। देखो, एक तो ये था कि मोटिवेट ढीले डाले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पढ़ने जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, कोचिंग करूं कि नहीं करूं, क्या तैयारी करूं या नहीं करूं, ऐसी कुछ बातें कही जाती है ना। तब इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। और फिर ये सोच ही रहे थे कि कोचिंग करूं, पढ़ूं, तैयारी करूं। उतने में किसी ने कह दिया, जैसे कोई लड़की है शादीशुदा है तो उसके सास ने कह दिया कि बोले तैयारी करेगी तो काम कौन करेगा घर पे, इतना कह दिया। तो उसने कहा चलो मैं तो यही सोच रही थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं। बाधा आ गई और बाधा के बाद हुए समाप्त, प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई, प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाई। लेकिन यदि जो तत्पर होगी, जो सीखने के लिए जो व्यक्ति तत्पर होगा, तो वो बताओ उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा तो उसे पहले उसे वातावरण बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वातावरण। वातावरण मतलब माहौल। क्या बनाना पड़ेगा? माहौल। अब वो माहौल बना रहे हैं। अब वो लड़की कैसे माहौल बना रही है? जैसे मान लो सुबह रोजाना तो उठती थी 7 बजे और अब उठ रही है वो सुबह 4 बजे ही, 4 बजे उठ रही है। और 4 बजे ही उठ के पूरा काम, जब तक सांस उठे ना तब तक पूरा कंप्लीट काम फ्री। और सांस को 5 बजे जाके एक गर्म पानी का गिलास ईंधन चाय ले जाके ये धीरे से जगा के फिर उसको पहले प्रणाम करें, फिर उसको दें, फिर नजदीक बैठ जाए, उसके धीरे धीरे पांव दबाएं और कहे कि अरे सुन, तत्पर होगी नहीं यदि तो होगा, तत्पर होगी ना तो होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं तो उन बाधाओं के नीचे दब जाएंगे।
धीरे 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 ये प्रक्रिया 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आगे चली। अच्छा, आपको पता है ना कि एक वो एफएम रेडियो वाला भी था ना, ऑल इंडिया रेडियो वाला। उस गरीब मोहल्ले में एक एफएम ऑल इंडिया रेडियो वाला होता है, जिसके पास यदि कोई भी सूचना है तो वो सूचना बहुत जल्दी पूरे मोहल्ले में पहुंच जाती है। ऐसी भी महिला होती है एक, हर होते तो लगभग सारे ही स्टेशन है वो, लेकिन उन महिलाओं में से एक स्टेशन ऐसा होता है जो बहुत जल्दी पहुंचाता होगा। वो जो बहू जो तत्पर है ना, माहौल बना रही है, वो धीरे से उधर गई होगी जाके बातों ही बातों में, क्योंकि उसको तो ये कह के आना था, बातों ही बातों में उसकी सास की बात चली होगी, क्योंकि वो जो एफएम रेडियो स्टेशन है उसको सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो निश्चित रूप से वो सास की बात तो करेगी। तो वो कहेगी, तो वो बहू कहेगी कि नहीं देखो, मैं तो ये मानती हूं कि मुझे जैसी सास मिली है ना, वैसी सास तो किसी को नसीब में भी नहीं हो, क्योंकि नसीब में होती नहीं है, मिलती नहीं। ऐसी सास तो एक ही पैदा हुई है ये। और ये जो सास है ना, ये मुझे मां से ज्यादा प्रेम करती है, मेरी मां से कहीं ज्यादा। मैं तो कहूं कि मैं जितने पीहर में खुश नहीं थी, इतने में मेरी सास के पास, ये तो मेरी मां से बढ़कर है। और इतना सहयोग करती है मेरा, इतनी बीमार रहते हैं फिर भी ये, जब भी मैं काम करती हूं तो पूरा काम करवाते हैं, कहते हैं नहीं मैं करूंगी, मैं कहती हूं नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, फिर भी पूरा काम करते हैं। मेरी कोई भी बात टाली नहीं जाती है। ये बात आपने कही, वो बात तुरंत अगले 10 मिनट में उस सास के पास, चाहे भले इनमें से 5% भी पहुंची होगी, पहुंची तो होगी ना। हाँ भाई, जितनी पहुंची होगी उतनी पहुंची तो होगी ना। अब आप 5-10 दिन ये ऐसा करने के बाद एक दिन सुबह सुबह आपको लगा कि सास का मूड ठीक है, तो उसको कहा कि माँ जी मैं क्या कह रही थी कि वो है ना, वो मेरी है ना भाभी जी है ना, जो 3 महीने कोचिंग करने गए थे जोधपुर उत्कर्ष में, पटवारी बन गए। बोले हाँ तो अच्छी बात है, पटवारी बन गई। बोले नौकरी भी नजदीक ही है गाँव करके, सुबह पूरा काम करके जाती है, शाम को पूरा काम आके करती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ ठीक ही बात है, तो अच्छी बात है। ऐसे आपने 2-4 उदाहरण दिए। सास ने कहा क्या बात है, तू कहना क्या चाहती है। अब देखो, बात जब प्रेम से की जाएगी ना, तो चाहे भले ही उसको पता है कि मुझे पूछा जा रहा है, लेकिन उसका विरोध नहीं होगा। तो उसने कहा कि देखो मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं यदि 3 महीने आप मुझे कोचिंग कर लेने दो ना जोधपुर, 3 महीने, मात्र 3 महीने बचे हैं एग्जाम के, 3 महीने कोचिंग कर लेने दो, मैं मास्टर बन जाऊं। और मास्टर की तनख्वाह होती है 80,000 रुपए प्रति महीने, और घर के नजदीक मिले नौकरी। मैं सुबह पूरा काम तो निपटा के जाऊं, शाम को पूरा काम आके करूं, और एटीएम भी आपके पास ही रहे, मुझे तो क्या चाहिए फिर। वो सास कहती है वो तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ घर का काम कौन करेगा, फिर क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, ये वो ऐसी ऐसी बातें कहेगी। तो आप कहोगे देखो, आप वैसे भी काम में रुकते तो नहीं, मेरे से ज्यादा काम करते हो। मैं कहती हूँ आप सो जाओ, रेस्ट करो, लेकिन आप नहीं करते हो, जबकि कर नहीं रही है कुछ भी। वास्तविकता ये है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, क्योंकि माहौल बनाया जा रहा है, वातावरण निर्माण किया जा रहा है, मतलब अधिगम के लिए स्थितियां बनाई जा रही है, परिस्थितियां तैयार की जा रही है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो मैं आज शाम को तेरे पापा जी से पूछ के बताती हूँ, ऐसे तो मैं क्या बताऊं। वो शाम को फिर जैसे ही वो पापा जी आते हैं, तो फिर वो सास जाके कहती है ए जी, ओ जी, सुनो जी। हैं? बोले हाँ बता, क्या कह रही है भाग्यवान, क्या कह रही है। तो वो मैं ये कह रही थी कि अपनी बहू ये कह रही थी कि वो 3 महीने जोधपुर कोचिंग करके आ जाए ग्रेड 3 की। बोले हाँ तो क्या समस्या, मैं तो पहले ही कह रहा था इसको, क्यों यहाँ घर के काम में लगा रखा है, तू ही कर ले काम, कौन सी बीमार है तू, पढ़ा इसको। कोई किसी का ससुर मना नहीं करता है, नहीं करता है, पढ़ा। और जोधपुर क्यों, जयपुर भेज दे, ये कहे तो सीकर भेज दे, दिल्ली भेज दे। बोले तुम ज्यादा पंचायती मत करो, वो मैं संभाल लूंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी। अब उसको भेजा जाता है। अब देखिए माहौल बना दिया, 3 महीने उसको भेजते वक्त 5-7 भाषण, 5-7 बातें सुनाई जाती है, सही ढंग से पढ़ना, ये करना, वो करना, जमाना खराब है, ध्यान रखना। उसकी बहू गई 3 काला मुंह करवा के आई है, ध्यान रखना। हाँ, निश्चित रूप से आपको 10-15 बातें बताई जाएगी।
और बताने का नहीं, आजकल देखो कुछ लोग तो एजुकेटेड हो गए, उनकी बात नहीं है, मैं सब लोगों के लिए स्थितियां नहीं बता रहा हूं, कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं कि इनको पढ़ाएं, लेकिन कुछ जो पढ़ना चाह रही है ना, उन लड़कियों की बात बता रहा हूं। अच्छा, वातावरण का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हुआ? अरे वातावरण का निर्माण का मतलब है अधिगम स्थिति तैयार करना। क्या करना है? एक ही बात है ना, अधिगम स्थिति तैयार करना या अधिगम स्थिति का निर्माण करना। अब आप लोग आके जोधपुर आके पीजी ले लिया, उसमें रह रहे हैं, वो कोचिंग में एडमिशन ले लिया ना आपने, लाइब्रेरी में एडमिशन लिया, यहाँ आ रहे हैं, अब पीजी में आपने रह रहे हैं, यहां से कोचिंग ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब आप लोग उसके बाद जो अगली प्रक्रिया होगी उसमें आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, पीजी में पढ़ रहे हैं, आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लिख लिख के पढ़ रहे हैं, बोल बोल के पढ़ रहे हैं, आप पीवाई क्यों निकाल रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग अब कर रहे हैं वातावरण के साथ अंतःक्रिया। क्या कर रहे हैं? आपने जो अब तक वातावरण तैयार किया था ना, उस वातावरण के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? अंतःक्रिया, इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको मैं कहूंगा कि वातावरण के साथ आप लोग विभिन्न अनुक्रियाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? एक ही बात है ना, जो आपने अब तक वातावरण तैयार किया था ना, उस तैयार वातावरण के साथ क्या कर रहे हैं? विभिन्न अनुक्रिया। बहुत लंबा चरण हो गया विभिन्न अनुक्रिया। अब विभिन्न अनुक्रिया करेंगे तो भी बीच में कई सारी बातें आएगी, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसको किस में से पढ़ूं, ये डाउट आ गया, ये हो गया। यदि आप तत्पर है तो निश्चित रूप से उस डाउट को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे ये विभिन्न अनुक्रियाएं कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, अनुक्रियाएं करेंगे, आप सीखते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप सीखते जा रहे हैं, वही अपने आप में क्या है? पुनर्बलन। बताओ, पुनर्बलन मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता जाएगा, विभिन्न अनुक्रियाएं करते जाएंगे, बताओ अनुभवों का संगठन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका संगठन हो रहा है? सारे अनुभव आपने क्या कर लिए हैं? संगठित कर लिए हैं। और वो सारे अनुभव संगठित करके ले जाके पेपर में बैठे और पेपर में क्या हो गए? पास। क्या हो गए? पेपर में हो गए पास। अनुभवों का संगठन। अच्छा, अनुभवों का संगठन ही अपने आप में क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। हमने कहा ना, अनुभवों का संगठन क्या होता है? अधिगम होता है। तो आपके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन। अच्छा, व्यवहार में आपके जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन ही तो क्या है? अधिगम। बताओ, आप सीख गए कि नहीं सीख गए? लेकिन क्या सीखना कोई एक यूनिट है क्या? सीखना तो एक क्या है? बहुत लंबी प्रक्रिया है। सीखना तो एक क्या है? बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब मुझे बताओ, सीखने में पहला चरण कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा? आवश्यकता। आवश्यकता को दूसरे रूप में क्या कह सकता हूं मैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होगी तो अगला चरण, मूर्खों, टारगेट, लक्ष्य। इन अभिप्रेरणा के बाद आपने क्या तय किया है? लक्ष्य। लक्ष्य के बाद क्या आएगी? बाधाएं आएगी। तो आप क्या होंगे? बाधाओं के प्रति तत्पर। तत्पर होंगे तो आप किसका निर्माण करेंगे? अर्थात क्या बनाएंगे? फिर अधिगम स्थिति बनाइए, तो उसके साथ क्या करेंगे आप? मतलब विभिन्न अनुक्रियाएं। और विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा? पुनर्बलन। मतलब आपके क्या हो रहा है? अनुभवों का संगठन। मतलब क्या हो रहा है? व्यवहार में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हो गया? अधिगम। यह आपसे पूछा जाएगा कि अधिगम के चरण कौन कौन से है। लिखो, अधिगम के सोपान या चरण। नंबर 1 लिखो। नंबर 1 सीधा ही लिखना है, ऐसे लिस्ट बनानी है, एक साथ ही सूची बनानी है ना। नंबर 1 लिखो आवश्यकता। नंबर 1 लिखो आवश्यकता, ओब्लिक लगा के लिखो अभिप्रेरणा। आवश्यकता या अभिप्रेरणा लिख दिया। नंबर 2 लिखो लक्ष्य ओब्लिक उद्देश्य। लक्ष्य ओब्लिक उद्देश्य लिख दिया। नंबर 3 लिखो बाधाएं। बाधाएं। अगला लिखो तत्परता। तत्परता। तत्परता हो गया।
फिर अगला लिखोगे वातावरण का निर्माण, वातावरण का निर्माण, और ऑब्लिक लगा के क्या लिखेंगे, अधिगम स्थिति बनाना, अधिगम स्थिति बनाना, अधिगम स्थिति बनाना, बना दी अधिगम स्थिति। फिर अगला लिखोगे विभिन्न अनुक्रियाएं, अगला लिखो विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, ओब्लिक लगा के लिखोगे वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया। अगला लिखोगे पुनर्बलन, पुनर्बलन। अगला हो जाएगा अनुभवों का संगठन, हाँ अगला पुनर्बलन के बाद अनुभवों का संगठन, अनुभवों का संगठन, और अनुभवों का संगठन हो गया तो क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। लास्ट वर्ड लिख लो, व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, व्यवहार के परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अधिगम, मतलब अधिगम कंप्लीट हो गया। ओब्लिक लगा के लिख लो अधिगम। कितने चरण हो गए, देखिए ये फिक्स नहीं है, हाँ हाँ फिक्स नहीं है, किसी के 8 हुए होंगे क्योंकि बाधाएं और तत्परता एक साथ लिख लिया होगा, चाहे कैसे भी है, कितने भी चरण हुए, ये फिक्स नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने हैं, आपको ये पूछा जाएगा इनके बीच बीच में से देखे कि इनका क्रम क्या है। हल कर देंगे क्या, चलिए तो मैं एक सवाल दूं आपको जो हर बार पूछा जाता है, हर स्टूडेंट गलत करके आता है। अरे आवाज नहीं रही तुम, इसको सोचो थोड़ा सा मन ही मन। ये मैंने 4 चरण लिखे हैं, इनका मुझे क्रम सेट करके देना है, मैं जिसको पूछूंगा उसको पहले नहीं फेंकना है। मैंने 4 चरण लिखे हैं और उनको उल्टा सीधा लिखा है। मन ही मन सोचना है यार, मन ही मन चिंतन करना है, बाहर क्यों चिंतन कर रहे हो यार। देखो लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं बोल देता हूं, लक्ष्य परिवर्तन अभिप्रेरणा समायोजन, ऐसे नहीं बोलना है। जो या तो मुझे बताओ डायरेक्टली, हैं रुको, एक एक जिसको मैं पूछूंगा वो बताएगा। कौन बताएगा, बहुत बढ़िया है, अपने बताओ देखे। 3 1 4 2। अच्छा 3 1 4 2, इसके अलावा है क्या किसी का आंसर, हाथ खड़ा करें। हाँ क्या है अपना, 3 4 2 1। ये 2 पहले परिवर्तन मतलब तो अधिगम है, और जब परिवर्तन ही हो गया तो फिर आगे क्यों बढ़ेंगे हम भाई, अधिगम हो ही गया तो आगे क्यों जाएंगे। अपने को तो अपना जाना कहां तक है, परिवर्तन तक ही तो जाना है ना। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको, यह हर बार पूछा जाता है और आपको बताऊं इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो यहां से उठा लिया अभिप्रेरणा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। पहला चरण तो कौन सा है, अभिप्रेरणा। दूसरा चरण कौन सा है, लक्ष्य, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला चरण कौन सा है,
ये परिवर्तन किसको दर्शा रहा है? व्यवहार में परिवर्तन, मतलब इसको। ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक जो भी उसने क्रियाएं की थी, मुझे बताओ एक के बाद एक नई क्रिया सीखी थी कि नहीं सीखी थी? इतना बड़ा भारी सिलेबस मस्तिष्क में लिया तो उसने समायोजन नहीं किया गया? वो एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट तो करता जा रहा था ना। अच्छा, पूरे के पूरे इन जितने भी अंत क्रियाएं हुई ने, ये अंत क्रिया समायोजन के लिए की उसने, इसलिए एग्जामिनर ने इन पूरी अनुक्रियाओं को केवल एक नाम से दे दिया, और वो क्या है? समायोजन। समझ पा रहे हैं? हल हो जाएगा। नीचे ये क्रम भी लिख लो, अब अपने हिसाब से लिख लो। ये अभिप्रेरणा, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। इसमें देखिए कंफ्यूज क्यों होते हैं स्टूडेंट? इसका कारण ये होता है कि किसी भी कोई भी आपके चरण पढ़ेंगे ना आप, तो सभी चरणों में लक्ष्य सबसे पहले ही होगा, क्योंकि टारगेट हमेशा पहले ही निर्धारित किया जाता है। जबकि इसमें टारगेट होगा जब आप मोटिवेट हो जाएंगे उसके बाद। हो गया? बताओ, अभिप्रेरणा के चरण सही कर दोगे ना आप? सोपान, अभिप्रेरणा की सॉरी अधिगम के विशेषता भी कर दोगे ना आप? अधिगम का अर्थ भी आप लोग समझ गए, परिभाषाएं भी आ गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग। अच्छा, अधिगम के प्रकार, हेडिंग लगाओ, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। फिर आगे एक लाइन लिखना, सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। बस इतना लिख के छोड़ देना है, कोई टेबल नहीं बनानी है। और फिर बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगले 20 घंटे केवल इस पर डिपेंड होगा, इस टेबल पर। अगले जो 20 घंटे पढ़ने वाले हैं ना, 20 नहीं तो 15 तो मान के ही चलो, 15 घंटे तक लगातार इसी चीज पर बहस होगी अपनी। इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। अब देखो, ये भी बता देता हूं, अधिगम के प्रकार जो है ना, डाउट नहीं करना आपको, मैं 2 बार में पढ़ाऊंगा आपको। एक तो मैंने अधिगम के प्रकार सामान्यतः यहां बता दूंगा, संवेदी और पेशी है। फिर उसके बाद डेविड आसुवेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अधिगम के सिद्धांत पढ़ाने के बाद, क्योंकि यदि मैं पहले पढ़ा दूंगा तो वो समझ में नहीं आएंगे। उनको प्रकारों को समझने के लिए आपको पहले पूरे सिद्धांत समझने पड़ेंगे, और यदि मैं इनको भी बाद में पढ़ाता हूं तो अधिगम के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अपने को इस क्रम से चलना है कि पहले अधिगम के 2 प्रकार देखने हैं। इसलिए किसी के डाउट ये क्वेश्चन आए कि भाई डेविड आसुवेल के नहीं बताए या रॉबर्ट के नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई डाउट आएगा आपने। भाई अपने ऐसा कोई नाम सुन रखा है पहले से, ऐसा तो संभव नहीं है। यही तो फायदा होता है नए लोगों को सिखाने का। उनके लिए तो बस काला अक्षर, भैंस नहीं रे, भैं बराबर। देखो सुनो अब ध्यान से, संवेदी अधिगम को हम लोग बोलते हैं सेंसरी लर्निंग। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझना है, सेंसरी लर्निंग। और पेशी अधिगम को हम लोग बोलते हैं चलो सुनो ध्यान से, हैं? पानी तो पड़ा है, टिश्यू नहीं है ना? हैं? बाद में मंगा लेना। हैं? टिकटें मिली नहीं है, ऐसे ही देख ले। प्रकार कौन से हैं? संवेदी अधिगम, सेंसरी लर्निंग। और पेशीय को हम लोग बोलते हैं मोटर लर्निंग। क्या बोलते हैं? मोटर लर्निंग। पेशीय को हम लोग क्या बोलेंगे? मोटर लर्निंग।
बहुत ध्यान से समझना है। अधिगम की विधा बता रहा हूं मैं, अधिगम की अप्रोच बता रहा हूं कि अधिगम कितने तरीके से किया जा सकता है, मतलब बालक कितने तरीके से सीख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बालक दो प्रकार से सीख सकता है, या तो वो कर सकता है सेंसरी लर्निंग, और या वो कर सकता है मोटर लर्निंग। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। या तो क्या कर सकता है? सेंसरी, या क्या कर सकता है? मोटर लर्निंग। अच्छा, सेंसरी लर्निंग जो होती है ना, सेंसरी लर्निंग, ये समझकर सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है? समझकर सीखने, ये समझकर सीखा जाता है। और पेशी अधिगम जो होता है ना, वो करके सीखने पर आधारित है। ये तो हो जाएगा समझकर सीखना, और ये हो जाएगा करके सीखना। ये तो समझ के सीखना, ये हो जाएगा करके सीखना। अच्छा, समझकर सीखना जो होता है ना, सेंसरी लर्निंग जो होता है, ध्यान से देखना, ये समझकर सीखना होता है ना, ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को होता है। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को। किसको होता है? मस्तिष्क को। इसका मतलब है कि ये मस्तिष्क से शरीर की ओर चलता है, मस्तिष्क से शरीर की ओर चलता है। ये जो होता है ना करके सीखने, ये कर्मेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को होता है। इसका मतलब है ये अधिगम शरीर से मस्तिष्क की ओर चलता है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? सिर्फ अभी तक इतना समझना है अपने को कि सेंसरी लर्निंग जो होता है ना, वो समझ कर होता है, और पेशी अधिगम जो होता है ना, मोटर लर्निंग होता है ना, वो करके होता है। ये तो समझ कर होता है, और ये कैसे होता है? करके सीखने पर आधारित होता है। ये समझ के सीखने पर होता है, ये कैसे होता है? करके सीखने पर। अच्छा, मैंने आपको बताया और आपने इसको समझा, ये क्या है? वातावरण। क्या है? वातावरण। अच्छा, मुझे बताओ, वातावरण में बहुत सारा ज्ञान पड़ा होता है ना, किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। कहां पहुंचता है? मस्तिष्क में पहले से ज्ञान पड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं? अब क्या मिल गया? अच्छा, नया ज्ञान और पूर्व ज्ञान के मध्य क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे, एक पहले से और एक बाद में आ जाए, एक पहले से और एक बाद में आ जाए, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? लड़ाई होगी ना, तो उस लड़ाई का कोई ना कोई परिणाम तो निकलेगा ना। परिणाम निकलेगा कि एक जयपुर रह जाएगा, एक जोधपुर रह जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? परिणाम संज्ञान। वो परिणाम क्या कहलाएगा? संज्ञान। समझ गए बात को? ये जो अधिगम की विधा है ना, ये विधा सेंसरी लर्निंग है। ये क्या है? बताओ, समझ के हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने आपको कहा है कि 5 और 2 कितने होते हैं? 7। आपने 7 बताया। बताओ, मैंने जो वो ज्ञान दिया, वो ज्ञान कहां पहुंचा? ज्ञानेंद्रिय द्वारा, मस्तिष्क में। किसके द्वारा पहुंचा है? ज्ञानेंद्रिय। मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य क्रिया हुई कि नहीं हुई? संक्रिया। और संक्रिया के द्वारा संज्ञान उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ? आपने जो भी सीखा है वो कैसे होता है? समझ के सीखने पर आधारित। कैसे होता है? समझ के सीखने पर। तो मुझे बताओ, इस प्रकार का सीखना, इस प्रकार के सीखने को मैं शाब्दिक अधिगम बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? भाई, शब्दों के माध्यम से हुआ है ना, चाहे उनको देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, कह सकता हूं ना, शाब्दिक अधिगम कह सकता हूं। अच्छा, मुझे बताओ, इसको मैं संक्रियात्मक अधिगम कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? संक्रियात्मक अधिगम है कि नहीं है? अच्छा, मुझे बताओ, इस प्रकार के अधिगम को मैं संज्ञानात्मक अधिगम बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अच्छा, ये अधिगम मनुष्यों को होता है कि पशुओं को होता है? पशुओं को नहीं हो सकता क्या ये अधिगम? सेंसरी लर्निंग, सोच के देखो, देखें, ये अधिगम मनुष्यों को होता है कि पशुओं को होता है कि दोनों को होता है? पशु नहीं होता है क्या? यार, होता है ना यार, हैं? अरे, आप अड़ाव जानते? अड़ाव में भैंस चरा रहे हैं। भैंस चराना जानते हैं ना? भैंस चरा रहे हैं, कुर्सी ले गए, वहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और सामने आपने मोबाइल खोल रखा है, उसमें क्लास चल रही है अधिगम की, और भैंस आराम से चल रही है। अब भैंस जा रही है उधर फसल में। कहां जा रही है? फसल में। आप यहां से कहेंगे, भैंस ठीक नहीं है जो तू कर रही है, वो वापस आ जा।
वापस आ जा, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे ही टाइम कम है मेरे पास, वैसे ही सरकार ने ले रखी है और तू और मान नहीं रही है। हैं भाई, ना तो अभी पात्रता करवा रही है, ना मेंस करवा रही है, और तू तू बता, तू क्यों फसल में जा रही? तू वापस आ जा। मैं प्रेम से कहता हूं तू वापस आ जा। भैंस आपको कहेगी कि देखो मैं वापस आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप पर दया आ गई मुझे, इसलिए मैं वापस आ रही हूं। होता है क्या? अरे समझती है क्या? नहीं समझ। इसका मतलब ये अधिगम केवल किसको होता है? मनुष्य को। किसको होता है? मनुष्य को। इसका मतलब है ये अधिगम होता है मानव अधिगम। कैसा होता है? मानव अधिगम। और संज्ञानात्मक है, इसलिए इस अधिगम को मैं कहूंगा संज्ञानवादी अधिगम। क्या कहूंगा? संज्ञानवादी अधिगम। इसके उपनाम निकाल रहा हूं मैं, संज्ञानवादी अधिगम। अच्छा, क्या आप मुझे इसके उदाहरण बता सकते हैं क्या? पढ़ना, वेरी गुड, ये इसका उदाहरण। अब याद करो, देखें। चिंतन करना, वेरी गुड। योजना बनाना, वेरी गुड। और बताओ, बताते जाओ, देखें सीधे सीधे। अच्छा, भाषण देना, अरे भाषण होगा कि नहीं होगा? और बताओ। अच्छा, मैं आपको कहूं शतरंज खेलना, मान लोगे क्या आप? शतरंज खेलना, शतरंज खेलना। अरे दोनों में नहीं है, पहले कौन सा हुआ है, बात उस पर डिपेंड करती है। दोनों, वैसे सभी दोनों ही होंगे, अधिगम दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसने शुरुआत, सीखने की शुरुआत कहां से की? उसने मस्तिष्क से। मुझे बताओ, शतरंज खेलना होता है कि नहीं होता है? लूडो खेलना होता है कि नहीं होता है? लूडो खेलना है कि नहीं है? चिंतन करना, पढ़ना, योजना बनाना, भाषण देना, रणनीति बनाना, समस्या समाधान करना, तर्क करना, आलोचना करना, ये सारी चीजें इसमें आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अच्छा, मुझे बताओ, ये अधिगम ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क को हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, मस्तिष्क से शरीर की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मस्तिष्क की ओर कैसे चल रहा है? जैसे मैं आपको कहूं कि आप खड़े और बाहर चले जाइए, मैंने आपको कहा है खड़े होकर बाहर चले जाइए। अब आप सोच के देखिए, मैंने वातावरण से ज्ञान, मेरा ज्ञान तो वातावरण में है, वातावरण से आपने सूचना ज्ञानेंद्रियों में ले ली ज्ञानेंद्रियों में। अच्छा, मस्तिष्क में लेने के बाद पूर्व ज्ञान था कि यार खड़े होने का मतलब क्या होता है? बोले खड़े होने का मतलब ये। अच्छा, उबा होना, खड़े होने का मतलब उबा होना, हाँ। और बाहर जाने का मतलब क्या होता है? मतलब इस क्लासरूम से बाहर जाना। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि खड़े होकर बाहर चले जाओ। आपके एक संक्रिया के द्वारा एक नया ज्ञान उपस्थित हुआ ना, संज्ञान। उस संज्ञान ने आपके कर्मेंद्रियों को आदेश दिया, आपके पांवों को आदेश दिया, बोले खड़ा हो। और खड़ा होकर आपने व्यवहार किया, व्यवहार किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये मस्तिष्क से शरीर की ओर चला कि नहीं चला? मस्तिष्क से शरीर की ओर हुआ, ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क को हुआ। और ये किस प्रकार का अधिगम होता है? समझकर सीखने, समझकर सीखने पर आधारित होता है। अब देखिए, एक अधिगम कैसा होता है? एक अधिगम होता है करके सीखने पर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ले गया यहां से ले गया, मैंने कहा चलो मैं आज आपको ना कायलाना झील में तैरना सिखाता हूं, ठीक है? अब मैं आपको ले गया, मैंने फिर कायलाना झील के ऊपर ले जाकर आपको, और पहले तो आपको मैंने बोटिंग करवा दी, उसके बाद मैंने कहा चलो अब तैरना सिखाता हूं। फिर मैंने कहा देखो ध्यान रखना, मैं आपकी पहले तैरने से पहले 1 घंटे क्लास ले लेता हूं, अधिगम की नहीं, तैरने वाले की। अच्छा, मैंने कहा देखो ध्यान से सुनो, आपको तैरते समय अपने दोनों हाथों को यूं करना है, ठीक है? दोनों हाथों को एक साथ करना है, दोनों पांवों को एक साथ जोड़ के आपको मछली की तरह करना है। और ध्यान रखना, थोड़ी दूर तैरना है अंदर अंदर, उसके बाद बाहर निकल के एक बार सांस ले लेनी है, फिर वापस अंदर घुस के और फिर आगे चलते जाना है। और जिस तरफ मुड़ना हो उसके विपरीत साइड का एक हाथ को बंद कर देना और एक हाथ को चलते रहना। मैंने इस प्रकार की आपकी 1 घंटे तक क्लास ली। मैंने कहा तैयार? आपने कहा तैयार। मैंने कहा ठीक है? बोले ठीक है। मैंने दिया आपको धक्का, ये लो तैरो। तैर जाएंगे क्या? अरे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को अधिगम तो वाक नहीं हुआ, मस्तिष्क के माध्यम से शरीर की ओर चला कि नहीं चला? चला गया, सीख गए क्या? नहीं सीख। अच्छा, आपने मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसका मतलब ऐसा अधिगम जो समझ के नहीं हो सकता है, उसको कैसे करना पड़ता है?
जब समझ के नहीं हो सकता है तो कैसे करना पड़ता है? करके। अच्छा, भैं फसल में जा रही है, नहीं मानी थी ना आपकी बात को, या माना था? नहीं मानी थी। तो आप खड़े होंगे, एक लट ले जाएंगे दोनों सींगों के बीच में, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। लेकिन आप लट मार रहे हैं ना, उससे पहले थोड़े दो चार वो अपनी भाषा में निकाल और रहे हैं उसको। यार तेरी रुकन, मैं बताऊं क्या कैसे गए, निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? अब मारते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। आप सोच के देखिए। अच्छा, वो भय के जब यहां क्रम में पड़ती है ना, तो उसके शरीर ने उसके मस्तिष्क को कहा, यार ये क्या हो गया? शरीर ने मस्तिष्क को कहा कि यार ये क्या हो गया? बताओ, शरीर से मस्तिष्क की ओर चला कि नहीं चला? और जब चला तो धीरे 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 उसके मस्तिष्क ने सीख गया, शरीर से सीखा है वो, कि यदि मैं इधर इस फसल में मुंह देऊंगी तो निश्चित सी बात है कि मुझे लट पड़ेगा। इसलिए उसने अपने कर्मेंद्रियों का आदेश दिया, बोले इधर चल। अब आप यहां बैठे हैं और बैठे बैठे भैंस 10-11वीं बार 12वीं बार वहां फसल में गई है, या बैठे बैठे आपने उन 2-4 शब्दों का प्रयोग किया, वापस आ जाएगी। समझ के नहीं सीखा उसने, करके सीखा है। कैसे सीखा है? करके सीखा है। अच्छा, किसी को डांस सिखाना हो, ज्ञान दे दोगे सीख जाएगा क्या? नहीं सीखेगा। कितना ही ज्ञान दे दो, बोले खड़ा करोगे तो फिर वो डांस तो फिर वही होगा, भाभी आएगी भाभी आएगी, इसके अलावा कोई डांस नहीं होना है। बताओ, समझ के सीख सकता है क्या? नहीं सीख सकता। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो समझ के नहीं सीखे जा सकते। कैसे सीखे जा सकते हैं? करके। और करके सीखे जा सकते हैं। उसमें पहले रोल किसका होगा? कर्मेंद्रियों का। किसका होगा? कर्मेंद्रियों का। और कर्मेंद्रियां किसको सिखाएगी? मस्तिष्क को सिखाएगी। कर्मेंद्रिया किसको सिखा रही है? मस्तिष्क को। आप सोच के देखो, आजकल मार्केट में चलता है ना, एक डांस करती है घोड़ी, डांस करती है दूल्हे वाली, दूल्हे को बैठा के डांस करती है ना। कई बार तो क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाती है, दूल्हा नीचे आ जाता है, वो तो अलग स्थितियां हैं। लेकिन भगवान ना करे दूल्हा बनने के बाद ऐसी बेइज्जती हो, थोड़ा सा ज्यादा ठीक नहीं रहता है। लेकिन अच्छा, आपने देखा होगा कि उस घोड़ी को डांस करने के लिए जब तैयार किया जाता है ना, उसकी प्रक्रिया शायद आपके दिमाग में नहीं है। आपको तो लग रहा है कि वो जैसे उसने बजाया तेजल सुपर डुपर, घोड़ी लगी तेजल सुपर डुपर। ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कोई तेजल सुपर डुपर नहीं है। उसको जब तैयार किया जाता है ना, जब ट्रेनर तैयार करता है, तो उसने एक हॉल में जैसे इसमें तैयार करना होता है, तो उसने एक साउंड लगा रखा होता है, और फिर उसने एक हाथ में रस्सी पकड़ रखी होती है, एक हाथ में उसकी छड़ी होती है। एक हाथ में क्या होती है? छड़ी। और एक एक ट्यून को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बजाएगा। और जैसे ही वो ट्यून बजेगी, इधर से वो इसको खींचेगा और इस पांव पे मारेगा। इस ट्यून को वो 50 बार, 100 बार जब बजाएगा, लगातार मारेगा, तो निश्चित रूप से वो जब ट्यून बजेगी उतने में वो समझ जाएगी कि पढ़ने वाली है। या फिर वो हाथ लाएगा तो उतने में समझ जाएगी कि पढ़ने वाली है। इसलिए बेचारी क्या करेगी? उस पांव को उठाएगी। ये प्रक्रिया लगातार चारों पांवों पर अलग अलग प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर उसके बाद जब 1000 बार वो प्रशिक्षण कर लेती है, उसके बाद बाहर निकालते हैं उसको, मार्केट में लॉन्च करते हैं। और लॉन्च करते हैं, देखना आप जब वो डांस कर रही हो तो उसका डांस करवाने वाला व्यक्ति दूर नहीं खड़ा होता है, अपने आप नहीं कर रही होती है। हाथ में छड़ी भी नहीं होगी ना, तो भी एक हाथ में रस्सी होगी, एक हाथ को यूं यूं घुमाता रहेगा वो। देखो, यदि उसने ऊंट को भी प्रैक्टिस करवाई है तो यूं यूं एक करता रहेगा। इसका मतलब है उस बेचारे को ये लग रहा है कि बस ये लट आने ही वाला है। उसको किसी प्रकार का कोई अधिगम है नहीं है, अधिगम समझ के नहीं हुआ है उसको। कैसा हुआ है? करके सीखा हुआ है, उसके द्वारा करके सीखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस प्रकार के अधिगम को बताओ, अशाब्दिक अधिगम बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अच्छा, गामक, ये जो मोटर होता है ना, इस मोटर को हिंदी में बोलते हैं गामक। मतलब मांसपेशियों द्वारा किया गया कार्य या मांसपेशियों द्वारा की गई गति, गति या गामक गति कहलाती है। समझ पा रहे हैं? इसलिए इसको मैं बोल दूंगा गामक अधिगम, या फिर इसको ही मैं बोल दूंगा गतिक अधिगम। अच्छा, इसको क्रियात्मक अधिगम। देखो, मस्तिष्क द्वारा किया गया कार्य संक्रिया और शरीर द्वारा किया गया कार्य क्रिया, इसलिए क्या बन गया? क्रियात्मक अधिगम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस क्रियात्मक अधिगम को ही मैं बोलता हूं व्यवहारवादी अधिगम। क्या बोलता हूं? व्यवहारवादी अधिगम। क्रियात्मक को ही क्या बोलूंगा मैं? व्यवहारवादी अधिगम। ध्यान रखिएगा, आगे जितने भी अधिगम के हम सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें मैं कहूंगा कि ये सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत है। इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि वो एक भी लोग समझ के नहीं सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं? करके सिखा रहे। मैं जब सिद्धांत बताऊंगा ना आपको, उसके बाद आपसे वर्गीकरण करवाऊंगा कि बताइए कौन से प्रकार का अधिगम करवा रहा है।
तो आपको उस समय छांटना होगा कि कौन सा मनोवैज्ञानिक तो कहता है बालक को समझा के सिखाओ और कौन सा मनोवैज्ञानिक कहता है बालक को करके सिखाओ। आपको पता हो तो व्यवहारवादी वॉटसन, याद आया, थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर, ये सारे लोग व्यवहारवादी है। इसका मतलब ये कहते हैं बालक को कैसे सिखाना है, समझ के नहीं सिखाना है, कैसे सिखाना है, करके सिखाना है। समझ रहे हो। लेकिन आपको बताओ तो कोहलर आया था, उस वो मैक्स वर्दीमर आया था, याद आ रहा है। मैक्स वर्दीमर ने कहा था कि बालक को पहले पूरी समस्या से अवगत करवाओ, उसके बाद उसको अंतर्दृष्टि सूझ उत्पन्न होगी। वो कैसे सिखा रहा है, समझ के सिखा रहा है। समझ रहे हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को हम व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। और मुझे बताओ इनके द्वारा हम पशुओं को सिखा सकते हैं कि मानवों को सिखा सकते हैं? अरे दोनों को सिखा सकते हैं। इसके द्वारा कुछ मानव भी सीखते हैं। अरे इसके द्वारा मानव को भी सिखाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं। इसके द्वारा मानव को भी सिखाया जा सकता है। जैसे मैं यहां आया क्लास में और इसने बकवास करने की कोशिश की, मैंने एक थप्पड़ रख दिया बिना कुछ कहे। फिर दूसरे दिन क्लास में आया, इसने फिर बकवास करने की कोशिश की, मैंने थप्पड़ रख दिया। तीसरे दिन फिर यदि लगातार 5-10 दिन प्रक्रिया आ गई तो इसके शरीर ने इसके मस्तिष्क को बता दिया बोले बकवास मत कर, नहीं गड़बड़ हो जाएगा और आने वाली है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो मानव भी समझ सकता है इससे और पशु भी, लेकिन ये पशुओं के लिए स्पेशल होता है। स्पेशल पशु इसे ही सीखते हैं, इससे नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पशु अधिगम। क्या बोलते हैं, पशु अधिगम। अच्छा उदाहरण दो देंगे। वेरी गुड, नाचना, वेरी गुड, खाना बनाना, बहुत बढ़िया, कपड़े धोना, और बताओ हैं, वेरी गुड, खेलना, तैरना है, कूदना, हाँ है, ड्राइविंग करना, इसमें ही होगा। समझा के भेजने से ड्राइविंग नहीं होती है। हाँ समझ गया। आपको मैं कहूं चलो आपको मैं मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊं और पूरा ज्ञान दे दिया और उसके बाद कहूं आप जाओ, निकाल लोगे क्या मार्केट से? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चल खेलना, कूदना, ये दौड़ना, नाचना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम हो नहीं सकते हैं संवेदी अधिगम से, नहीं तो कर ले हम। संवेदी अधिगम से ये चीजें संभव नहीं है। इसलिए हमें किससे करना पड़ रहा है इनको, पेश अधिगम। बताओ अधिगम याद रह जाएगा क्या? सर ये जोधपुर में कहाँ क्लास चल रही है? जोधपुर में चल रही है भाई, जोधपुर में उत्कर्ष में चल रही है, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स में चल रही है भाई। और ये भी बता दूं मैं तो आगे पूछे उससे पहले, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स बिग हॉल में चल रही है और इसमें करीबन 1250 स्टूडेंट हैं? बिग हॉल में चल रही है और इसमें करीबन 1250 स्टूडेंट है। ऑफलाइन लिखो। अधिगम के प्रकार, सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार का होता है। अच्छा ऐसे कैसे ही छाप लोगे तो आ जाएगा समझ में, छाप लो लेकिन बिना आवाज किए।
क्या हंसी आई? किस बात की हंसी आई? हाँ, ऐसे कैसे ही लिखना है जैसे सेम है। रोजाना इसकी पर ही बकवास करेंगे हम, याद हो जाएगा, लगातार अभ्यास करेंगे। छोड़ो, चलो, समझ में नहीं आता तुम्हें कुछ? नहीं नहीं, कभी वो करके सीखने वाला अधिगम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ के सीख जाओ तो ठीक है ना। नहीं नहीं, थोड़ी सी बचकानी हरकत है कि अच्छी नहीं लगती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप समझदार नहीं है, आपका उद्देश्य वो था, उद्देश्य नहीं है। हाँ नहीं, अब टाबर नहीं है, अभिभावक है आप। किसने कहा आप टाबर है? आप संरक्षक है। अब टाबर मत समझ लेना, टाबरों को पढ़ा रहे हैं आप, और टाबर को स्कूल में टाबर नहीं पढ़ा सकता है, मैच्योर ही पढ़ा सकता है। अपने आप को थोड़ा समझदार बनाइए ना। हाँ, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक साई में। हाँ, इस उम्र में डायरेक्ट ज्यादा समझदार होना भी कहीं थोड़े परेशानी वाली बात हो जाती। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा समझदार होना चाहिए साथ साथ। क्या होगा, बाड़मेर थोड़ी है ये। फिर बताओ, मैं अकेले छोरों ही छोरों को ओड़ में दूं, कैसे चलेगा? अरे मैं आपको नहीं रहे, उनसे बात कर रहा हूं यार। लिख लिया? अब हो गया क्या? लिखो लिखो, फिर फटाफट से लिखो। चलो
बताया बाद में कर लेना, पहले लिख लो। हेडिंग लगाओ अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के क्षेत्र, अधिगम के क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्रों में सीखा जा सकता है। देखो अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं। अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं। लिखना नहीं है, एक बार देखना है। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? गुणात्मक। अधिगम के कितने क्षेत्र हैं? इसका मतलब अधिगम ज्ञानात्मक होता है, अधिगम भावात्मक होता है और अधिगम क्रियात्मक होता है। इसका मतलब है अधिगम ज्ञान द्वारा किया जा सकता है, कर सकते हैं ना। इसका मतलब है अधिगम भावों द्वारा कर सकते हैं। भाव, भावात्मक, फीलिंग्स, प्रतीक, चिन्ह, सूचना, संकेत होते हैं ना। अच्छा, अधिगम करके किया जा सकता है ना, करके सीखा जा सकता है। इन दोनों को सम्मिलित ही रखते हैं हम लोग। जो हमने संवेदी किया था ना, वो भावात्मक भी एक संवेदी का ही क्या है, रूप है। तो फर्क ये होता है कि हमने उसको चेंज ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया होता है। क्या हो गया? अरे तुम रुको, तुम्हें क्या पता है? तुम्हारे जितना तो मुझे भी पता है। हाँ, पीछे कुछ हलचल हो रही है क्या? सॉरी, ऐसे बुरी तरह करते हैं क्या? लिख लो तीनों क्षेत्र, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखो भाई, जिस हिसाब से चल रहे हो मुझे लग तो नहीं रहा है मैं बैच पूरा कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फिर ज्यादा माथा पड़ी नहीं होगी ना। अब तक ये सर है ना, क्योंकि सुबह 7 बजे लगते हैं, तो अब तक ये सर दर्द होके बन बन करने लग जाता है। मैं मान रहा हूं इस बात को, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे से इतनी हाडी मत करवाइए ना। हाडी मतलब माथा फोड़ी। आप बच्चे नहीं रहे हैं, आप शांत रहकर पढ़िए। और एक फिर और बताता हूं मैं आपको। देखो, मनोविज्ञान शुद्ध रूप से समझने का विषय है। शुद्ध रूप से समझने का विषय। एक भी सवाल कॉन्सेप्ट पे, फैक्ट पे नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट पे आएंगे। और समझा मैं तब सकूंगा जब मुझे ग्राउंड मिलेगा। मैं कोशिश करता हूं कि यार इस चीज को समझाऊं, उतने में तुम बातें करने लग जाते हो। फिर मेरा दिमाग भेजा 2-4 बार कहता है कि रुक जाओ यार, रुक जाओ। मैं समझा तो फिर सोचता हूं इनको धीरा लगने दे, इनके तुड़ी लगने दे, तू लिखवा। फिर मैं ये सोच के आगे बढ़ जाता हूं। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। देखो, किसी की शराफत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा ही हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा ही हूं। मैं ये सोचता हूं कि यार अच्छे अच्छे भले भले लोग हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कल को बड़े 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 अधिकारी बनेंगे, तो अपनी इमेज ऐसे नहीं चली जाए कि यार वो पीटने वाला था, मारने वाला था, मेरा ईगो हर्ट किया था, वो किया था। समझ रहे हैं ना? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैं आपको केवल संवेदी अधिगम का योग्य मान रहा हूं। मैं आपको यह नहीं मान रहा हूं कि आप पेशी अधिगम के योग्य हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप समझ जाइए, आपको यदि सीखना है ना ज्यादा से ज्यादा, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, लेकिन तब कर पाऊंगा जब मुझे माहौल मिलेगा। आप माहौल बना दोगे ना, देखो माहौल एक का काम आएगा, या तो मेरा आएगा या आपका आएगा, या तो आप बनाते रहो। तो अपना माहौल तो वैसे ही बन रहा है, अपने माहौल में तो चिंता नहीं। और या फिर आप थोड़ा सा देर, ये देखिए आप बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप इतने एक साथ रह के इतनी देर चुप बैठना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। हाँ, मेरी कभी मनाही नहीं होती क्लास में से आप कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इतने लोगों के बीच में कई सारी दिक्कतें होती रहती है।
तो मेरा ये कतई नहीं रहता है कि यार मैं स्टूडेंट से पूछूं कि यार तू क्यों जा रहा है, मेरी क्लास में क्यों गया, क्यों आया, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे हम अब समझदार हो गए हैं। पढ़ना है वो बैठेगा और नहीं पढ़ना वो चला जाएगा, और उसको बिठा भी लेंगे जबरदस्ती तो क्या निकाल लेंगे उसे, वो पढ़ नहीं पाएगा। और मनोविज्ञान समझने का सब्जेक्ट है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, समझ में केवल और केवल 10% लोगों के आता है। कितने के आता है? 10%। 90% के समझ में नहीं आता है। इसलिए या तो वो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको लग रहा है कि यार बकवास तो ऐसे ही चलती रहेगी, अपनी बकवास तो हम चालू रखें। इतना ज्ञान देने का मुझे है ही नहीं, मेरे व्यक्तित्व में ही नहीं है ये चीजें कि मैं आपको रोकूं, भाषण दूं। अपने तो केवल और केवल यदि पढ़ना है ना तो शांतिपूर्वक पढ़ लीजिए। बातें करनी है मुझसे कितनी करवा लीजिए, तू मुझसे ज्यादा कोई बातें कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। इतनी हथाई करने वाला हूं मैं, इतना हथाईला हूं। हथाई समझते हैं क्या? इतना हथाई। जब गांव जाते हैं ना तो मुझे घर वाले ढूंढते हैं इस बात के लिए कि थोड़ी देर तो घर में टिक जा, जम जा, थोड़ी देर तो तू रोटी तो खा ले कम से कम। अपने हथाई करने का शौक है, हथाई खूब करते हैं। बस पढ़ाने का शौक नहीं है, पढ़ाने का आपको शौक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक ठाक बच्चे हैं तो मैं पढ़ा लूं, नहीं तो मेरा मन आपके साथ भी यही करता है कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग कब मिलेंगे, मैं हथाई कर लूं। यही लगता है मुझे हमेशा ही, पढ़ाऊं क्यों यार, मैं इनसे बातचीत करूं यार। कहां पूरे राजस्थान के इकट्ठे होकर एक जगह है ताकि मैं पूरे राजस्थान के बारे में जानूं। लेकिन फिर सोचता हूं रे इन छोरों का भविष्य है, ये तो नहीं समझ रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा। तो पढ़ लो, तुम क्या कर लो, तुम बात करो तो मुझे बता दिया करो कि अब हम बात कराने का मूड है और अब ये बात कराने का वक्त हो गया, तो मैं 10-15 मिनट आपसे बातचीत कर लूंगा। हाँ, होता क्या है कि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जिस तरीके से पढ़ाऊं ना उस तरीके से पढ़ाऊं। तो मैं फिर लिखवाऊं पहले, और मैं पहले लिखूं और आपको समझाऊं। क्वेश्चन के लिए मैं लिखूं, जब 4 ऑप्शन लिखूं तब तक आप लोग क्या कि अपने मातों मस्त हो जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि इनको रहने दे, इनका डोल ही नहीं है, इनको उसी तरीके से चलने दे जिस तरीके से चलते आए हैं। साइकोलॉजी को आपने देख रखा होगा, अभी तक केवल साइकोलॉजी को देख रखा है, और साइकोलॉजी के बारे में आपने समझ रहा होगा कि ये जीके है, जीके नहीं है। 1% जीके नहीं है। जीके में आप यहां नहीं पढ़े ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेहरानगढ़ वहीं रहना है, कहीं नहीं जाएगा। आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं कि मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल गया ना, उसके बाद अगले 10 कॉन्सेप्ट तक पता नहीं लगेगा कि वह क्या है। हर जगह जैसे मैंने जितनी बातें आपको पहली क्लास में समझाई थी ना, वो बातें लास्ट तक चलती रहेगी। समझ रहे हैं? समझदार इंसान हो, मुझे ज्यादा नहीं कहना पड़े, तुम चुपचाप पढ़ लिया करो, नहीं तो मैं, और आपको तो पता ही नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि मैं स्किप भी कर जाऊंगा तो भी आपको पता नहीं लगेगा। यदि मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझाया ना, मैंने कहा लिख लो, तो भी आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि जीके में तो आप लिए बैठे रहते हो किताबें, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, इसमें क्या बताओगे, क्या बताओगे इसमें कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। अतः यह मेरा आखिरी आपसे निवेदन। अब के बाद मैं अगले 80 घंटे तक नहीं कहूंगा आपको, ये देख लेना भले, मैं नहीं कहूंगा, मैं केवल स्किप करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा स्किप करने की सोचता हूं ना, फिर मेरा यहां से जमीर कहता है अरे नहीं, ये तो बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, तू बच्चा थोड़ी है, तू तो समझ इनकी बात को। फिर मैं समझता हूं, फिर सोचता हूं चलो इनको रोकूं मैं, रोक के फिर पढ़ाऊं। समझ गए ना आप? अब ज्यादा मामला ठीक भी नहीं कि ऑनलाइन भी चल रहा है, उन लोगों को सामने भी तो बेइज्जती हो रही है ना, वो भी तो नहीं होनी चाहिए। तो अब आप पढ़ लो मेरे से, है ना। अधिगम के क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग लगाओ, अधिगम के सिद्धांत, और बहुत लंबा टॉपिक है। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। अच्छा, मैंने आपको यह तो समझाया होगा ना कि नियम क्या होता है और सिद्धांत क्या होता है। कभी नहीं समझाया गया नियम क्या होता है और सिद्धांत क्या होता है। अच्छा, नियम होता है ना, नियम वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। जबकि सिद्धांत जो होता है ना, वो होता है व्यक्तिनिष्ठ। टीचिंग मेथड्स पढ़ ली ना, पढ़ ली ना, समझ में तो आ रहा है ना। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक समान, यही होता है वस्तुनिष्ठ, मतलब सभी पर समान रूप से लागू हो, वो वस्तुनिष्ठ होता है। और व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति विशेष का। देखो कितना फायदा है, जब टीचिंग मेथड पढ़ ली तो इस बात को मैं आराम से समझाऊंगा। भाई मैं यही कहता हूं कि वस्तुनिष्ठ का मतलब यह होता है, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया कि भारत देश कब आजाद हुआ,
आप सबका जवाब एक होगा उस पर। यदि चेंज है तो गलत है, इसका मतलब वो सबका जवाब एक है। सवाल वस्तुनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इस सवाल को चेक करने में मैं चेक करूंगा तो भी एक में से एक नंबर दूंगा, ये करेगा तो भी एक में से एक, ये करेगा तो भी एक में से एक। क्या कोई चेंजेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये विशेषता वस्तुनिष्ठता की विशेषता है। लेकिन यदि मैंने आपको सवाल दिया कि भारत आजाद किस कारण हुआ, उसका मुख्य महत्वपूर्ण योगदान किसका था, विस्तार से समझाइए। एक व्यक्ति लिखेगा कि भगत सिंह के कारण हुआ, दूसरा लिखेगा गांधी जी के कारण, तीसरा लिखेगा गोडसे के कारण हुआ, चौथा लिखेगा वीर सावर के कारण, पांचवा लिखेगा चंद्रशेखर आजाद के कारण, पांचवा छठवां लिखेगा। अलग अलग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जो उनका दृष्टिकोण है। मुझे बताओ सबका नजरिया अलग अलग है कि नहीं है, अपने अपने तरीके से ना। अच्छा, इनमें से किसी एक की कॉपी मैं उठाऊंगा, मान लीजिए मैं गांधीवादी हूं, इसने गांधी के बारे में लिखा, मैं 10 में से 10 नंबर दे जाऊंगा इसको। दूसरे व्यक्ति के पास वही कॉपी पहुंचेगी और वो गांधीवादी नहीं है, वो गोडसेवादी है, उसको 0 नंबर देगा। अपनी खुद की व्यक्तिनिष्ठता का, आत्मनिष्ठता का प्रभाव उसके मूल्यांकन पर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो ये विशेषता कैसी होगी, आत्मनिष्ठता। अब आपको मैं समझाता हूं। नियम जो होते हैं ना वो सार्वभौमिक होते हैं, नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी दुनिया पर लागू होंगे, लेकिन अपने संस्थान के नियम है कि आप इतनी बजे से इतनी बजे आएंगे, यहां बैठ के इसे पढ़ेंगे। मुझे बताओ वो नियम हम सब पर लागू है कि नहीं है। इसका मतलब नियम सब पर समान रूप से लागू है, तो नियम वस्तुनिष्ठ हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन मैं कहता हूं कि यार ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा सिद्धांत है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, सिर्फ मेरा सिद्धांत है ये। क्या आपके लिए लागू है क्या ये? आपको 4 बजे उठना पड़ेगा क्या? मैं कहता हूं यार ये मेरा सिद्धांत है कि मैं बिना स्नान किए खाना नहीं खाता हूं, केवल मुझ पर लागू है ना। मैं ये कहूंगा यार ये मेरा सिद्धांत है कि मैं मृत्यु भोज नहीं खाता हूं, सब पर लागू थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। नियम क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ। सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की थ्योरी, किसी एक व्यक्ति का दिया गया मत, एक व्यक्ति की दिया गया विचार, जो सब पर लागू नहीं हो। लेकिन यदि इन सिद्धांतों को लेकर कुछ लोग उस सिद्धांतों को अपना ले मतलब उसके अनुयायी बन जाएं, अपनाने का मतलब यही तो होता है ना, और उन सिद्धांतों पर चलने लग जाएं, सिद्धांतों को मानने लग जाएंगे, तो मेरे और जो जिन्होंने अपनाया उन सभी लोगों को मिलाकर मैं कह दूंगा एक संप्रदाय बन गया। क्या बन गया है, मतलब वाद बन गया है, मतलब मत बन गया है, यही तो होता है ना। अच्छा, मैं आपको मनोविज्ञान के नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ाऊंगा, सिद्धांत। यदि नियम पढ़ाता तो सब पर समान रूप से लागू होता, ये सब पर समान रूप से लागू। इसका मतलब अलग अलग लोग आएंगे। दिक्कत ये थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बालक सीखता कैसे है। यदि उसका कोई एक नियम होता स्पेशल तो हम लोग नियम पढ़ाते थे, सिद्धांत लाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब नियम नहीं आए तभी तो हमें क्या लाने पड़े, सिद्धांत। बालक कैसे सीखता है, थॉर्नडाइक कहेगा इस तरीके से सीखना चाहिए, पावलोव कहेगा इस तरीके से सीखना चाहिए, स्किनर कहेगा इस तरीके से सीखना चाहिए, कॉलर कहेगा इस तरीके। अलग अलग तरीके बताएंगे, अपनी अलग अलग अप्रोच बताएंगे बालक के सीखने की। लेकिन आप उन अप्रोच को लेकर मुझसे इस बात के लिए जिद बहस मत करना कि ये तरीका सही नहीं है। नहीं है तो तू मत मान, क्योंकि ये नियम नहीं है। क्या नहीं है, सिद्धांत है। यदि आपको लग रहा है कि ये तरीका सही नहीं है तो आप जाके स्कूल में इस तरीके का अप्रोच उपयोग मत करना। लेकिन ये तो केवल बता के चले गए। इनका काम है केवल ये बताना आपको कि सिखाने का सही तरीका क्या, सीखने का सही तरीका क्या है, बालक सही तरीके से कौन से तरीके से सीखता है। इनको जो बेस्ट लगा वो बता गए। अब हमसे यही पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया और कौन से मनोवैज्ञानिक किस तरीके से सिखाने की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो अब हम अगले जो 2-4-5 घंटे होंगे ना, उन 2-4-5 घंटों में इस बात की जदोजहद में लगेंगे। लड़ाई ये होगी कि बालक आखिर सीखता कैसे है। सब लोग अपनी अपनी अलग अलग बात बताएंगे और सीखने वाले हम सिद्धांत पढ़ेंगे। और आपको पता हो तो हमने पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा था, याद है ना आपको? तो नंबर 1 लगा के लिखो। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है, E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक लिख लो आप तो, इसका पूरा नाम था एडवर्ड लियोनार्ड थॉर्नडाइक। लेकिन अपने को बाप दादाओं का नाम ये नहीं याद रखना है, खुद का ही रखना है, थॉर्नडाइक, एडवर्ड लियोनार्ड थॉर्नडाइक। अच्छा, बता सकते हैं कि कहां का रहने वाला था?
वेरी गुड, अमेरिका का। अच्छा, ये भी बता सकते हैं कि इसने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। किस पर किया था? बिल्ली पर। अच्छा, ये भी बता सकते हैं कि इसका उद्दीपक क्या था? अब उद्दीपक समझ में आया ना आपको? उद्दीपक मतलब उस बिल्ली को क्रियाएं करने के लिए जो मुख्य रूप से प्रेरित कर रहा होगा, वही तो उद्दीपक है। अच्छा, मछली। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, जब ये भला आदमी होगा तो किताब लिखेगा कि नहीं लिखेगा? भाई, इतना भला आदमी था तो किताब तो लिखेगा ही। 1898 में इसने एक शोध पत्र प्रकाशित किया। लिख लेने हैं साथ के साथ। एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। और इस शोध पत्र में इसने अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया। अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया। सिद्धांत को क्या कर दिया है? प्रकाशित कर दिया। फिर इसने 1913 में एक किताब लिखी और किताब का नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। एनिमल इंटेलिजेंस सिद्धांत को प्रकाशित किया। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक में सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। क्षेत्र में प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर लिया? प्रयोग कर लिया। बी मतलब बुक होता है हमेशा, और हमेशा ऐसे ही लिखूंगा मैं। बी मतलब बुक, किताब। ये भरत पूछ रहा है कि सर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका था? बेटा, ये सिद्धांत पूरा होने के बाद पूछना, लेकिन जरूर पूछना, ऐसा नहीं भूल जाए तू। लिख लिया क्या? हो गया? अच्छा, शोध पत्र क्या होता है आपको पता है? शोध पत्र, रिसर्च पेपर। मतलब जब आप किसी चीज के शोध कर रहे हैं, मतलब पीएचडी कर रहे हैं, तो जो आप पीएचडी करने में तो पूरा समय तो आपको 5 साल लगेगा लगभग। भाई, पूरे निष्कर्ष तो आपके 5 साल में आएंगे। लेकिन आप लोग धीरे 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 जिन जिन चीजों के शोध करते जा रहे हैं, उनको आप लोग दुनिया के लिए पब्लिश तो करवाओगे ना, कि मैंने ये नई खोज कर ली है, मैंने ये नया अनुसंधान कर लिया है। इसका मतलब जो नई खोज कर रहे हैं ना, उनको एक सरकार से प्रमाणिक लेटर, जो यूनिवर्सिटी जो आपकी, जैसे मान लो अपने यहाँ पर यूजीसी है, तो यूजीसी से उसको प्रमाणित करवा के उसको प्रकाशित करवाएंगे आप, कि भाई मैंने ये शोध किया है कि इस प्रकार से कुछ मिला। तो ये जब पीएचडी कर रहा था ना, तो 1898 में इसने शोध पत्र निकाला था एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से। ध्यान रखना है, उस पेपर में इसने सबसे पहले अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया था। कौन से सिद्धांत को? बोले हो प्रयत्न के सिद्धांत को। और 1913 में इसने क्या लिख दी है? बुक, किताब, जिसका नाम क्या है? आपको पता है हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है घर जाके।
ये वास्तव में किताब तो 1903 में प्रकाशित की थी, लेकिन 1913 में इसका एक रिवाइज्ड एडिशन दिया था। और वो जो रिवाइज्ड एडिशन दिया था ना, इसने संशोधित संस्करण दिया, उसमें इसने पहली बार इस सिद्धांत का उपयोग कौन से क्षेत्र में किया था? शिक्षा के क्षेत्र में। और इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। मतलब क्या बोलते हैं? एरर ट्रायल थ्योरी। एरर ट्रायल थ्योरी। एरर ट्रायल थ्योरी लिख दिया। चलिए, अच्छा, इस सिद्धांत को और भी तो हम अन्य नामों से जान सकते हैं ना? इसको और भी तो अन्य नामों से जान सकते हैं, उपनाम हो सकते हैं ना? तो नीचे लिखो इसके उपनाम। वापस जो भी काम करो पूरी दुनिया के साथ किया करो। उपनाम। अच्छा, उपनाम में लिखो बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। देखो, आपको बता दूं कि इन नामों को बहुत ठीक ढंग से, ऐसे जैसे मैं सूची बना रहा हूं वैसे ही लिखना है, क्योंकि इनके आगे इनके इंग्लिश नाम भी लिखेंगे हम। बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी। SR थ्योरी। संबंधन या संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। गलती एवं कोशिश का सिद्धांत। दुख एवं हर्ष का सिद्धांत। अच्छा, बहु प्रतिक्रिया को आवर्ती बोलते हैं ना, लिख लो आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत। और याद आ रहे हैं क्या आपको कुछ? बताओ दे। अब एक बार इतने लिख लेना, फिर आगे बताऊंगा मैं आपको। मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या? स्टिमुलस। और प्रतिक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। बहुत जरूरी है ये याद करना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। कनेक्सिज्म थ्योरी। चयन एवं संबंध को बोलेंगे
सिलेक्शन एंड कनेक्शन थ्योरी, सिलेक्शन एंड कनेक्शन थ्योरी। त्रुटि एवं प्रयास हो, गलती एवं कोशिश हो, दुख एवं हर्ष हो, या भूल एवं प्रयत्न हो, इसको बोलते हैं एरर ट्रायल थ्योरी, एरर ट्रायल थ्योरी। और आवर्ती को वही हम लोग मल्टी रेस्पॉन्स ही कहेंगे, इसका ही दूसरा नाम। फिर चलो यही लिख देता हूं, मल्टी रेस्पॉन्स, इसको ही आवर्ती बोलते हैं ना, बार बार किसी कार्य को करना। आवर्ती, आवर्ती। लिख लिया? ये इस एक सिद्धांत के नहीं, प्रत्येक सिद्धांत के इतने उपनाम है। लिख दिया? अभी भी नहीं लिखा? चलो मुझे बताओ कौन सा है? बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। बोल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? ईएल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहां का रहने वाला है? प्रयोग किस पर किया था? ध्यान रह जाएगा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा भूखी बिल्ली, क्योंकि हमने भूखी बिल्ली बहुत उछाली है बीएड बीएसटीसी में। यही तो सिद्धांत काम आया था पास करवाने के लिए मनोविज्ञान में। कितनी उछाली होगी उसको अपने कोई अंदेशा नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस प्रकार के ऑप्शन में नहीं आएंगे, है ना, कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में निम्न में से बिल्ली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए भूखी बिल्ली, ऑप्शन बी नाश्ता की हुई बिल्ली, ऑप्शन सी डिनर की हुई बिल्ली, ऑप्शन डी लंच की हुई बिल्ली, है ना। बिगी बिल्ली, उल्टी बिल्ली, सीधी बिल्ली नहीं आएगा ये, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ना ही मछली के बारे में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उद्दीपक क्या था? ऑप्शन ए में मछली, बी में मछली का चूर्ण, सी में मछली का मांस, इसमें मछली का कलेजा, इसमें मछली के टांग, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। केवल इतना ध्यान में रहना चाहिए, यह नहीं केवल इसके लिए बल्कि अगले सिद्धांतों के लिए भी मैं बता रहा हूं। अपने को इतना ध्यान में रहे कि प्रयोग किस पर किया। और वो जमाना चला गया, मछली बिल्ली कुत्ते कुछ नहीं पूछते हैं, अब सीधा इनके एजुकेशनल इंपोर्टेंस पूछते हैं। 1898 में कौन सा पत्र आ गया? क्या नाम से आया? सिद्धांत को क्या किया? प्रकाशित किया। 1913 में कौन सी बुक आई? एजुकेशन साइकोलॉजी। सिद्धांत का किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, इसके उपनाम देखिए, मैं एक बार बता रहा हूं आपको, रटना नहीं है एक भी। सिद्धांत अभी पढ़ा नहीं है हमने, सिद्धांत पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपके क्लियर होगी कि हम क्यों कहते हैं।
फिर तो थोड़े दिनों में तो आप शोध करने लग जाओगे, खुद इसके नए नए नाम देने लग जाओगे कि इसको इस नाम से और जानेंगे, इस नाम से और जान लेंगे, यदि हम लोग प्रयोग को समझ लेंगे तो बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत मतलब मल्टी रेस्पॉन्स। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मीनिंग्स हमने लिखे हैं ना, इनका अर्थ आपको आ जाए, ताकि वो हमेशा आगे यही अर्थ चलेंगे, यही चीजें चलेगी, नई चीजें नहीं आएगी। मल्टी रेस्पॉन्स थ्योरी, मल्टी या मल्टीपल यानी होता है बहु, बहुत सारे, है ना, और रेस्पॉन्स यानी होता है प्रतिक्रिया। उद्दीपक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। अच्छा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो एस और ये जो आर है, इनको मिला के हमने क्या बना दिया? एस आर थ्योरी। नया नाम नहीं निकाला है। संबंधन हो, संबंधवाद हो या संयोजनवाद हो, इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, संबंध यानी कनेक्शन की बात कर रहा है, ये संबंध यानी रिलेशन की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रख रहा है। वो क्या कर रहा है? कनेक्शन की बात कर रहा है। और कनेक्शन को वाद कह दिया तो वो कनेक्सिज्म बन जाएगा, ठीक है। चयन एवं संबंधन, देखो अभी अभी ऐसे सवाल पूछा गया था 4-5 दिन पहले, एक हरियाणा टेट का पेपर हुआ है, हरियाणा का ही हुआ ना, या हरियाणा या पंजाब में से कोई एक, हरियाणा टेट का पेपर हुआ। एक सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट मेरा वहां से हरियाणा टेट का पेपर देके आया था, तो उनको मैंने पढ़ा दिया था ये जब सवाल पूछा ना, तो उस सवाल में सिर्फ इतना लिख रखा था, अगले ने सवाल में क्वेश्चन में लिख रखा था कि, क्योंकि वो पंजाबी लैंग्वेज में एक था, तो वो लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, तो मैंने हिंदी, उस पंजाबी में तो क्या समझे हम लोग, तो उसने इंग्लिश में मुझे वो पेपर दिखाया, पेपर लाके, और ये और कहा कि सर आपने ये हमें बताया नहीं था। मैंने कहा क्या नहीं बताया? बोले इसमें लिख रखा है कि सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग थ्योरी कॉल्ड इज, मतलब सेलेक्टिंग और कनेक्टिंग थ्योरी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ये सिलेक्शन और कनेक्शन मैं कतई गारंटी नहीं लेता हूं, एग्जामिनर पहली फॉर्म में देगा, दूसरी फॉर्म में देगा, तीसरी फॉर्म में देगा, अगला आपको आईएनजी फॉर्म में देगा। समझ पा रहे हैं ना? मैं आपको सिर्फ ये इतना समझाना चाह रहा हूं कि चयन यानी सिलेक्शन है। अब वो सिलेक्टिंग दे इसको, या फिर सिलेक्शन दे, या सिलेक्शनल दे, कुछ भी दे, इसका नाम बदलेगा वो। और सिलेक्शन एंड कनेक्शन थ्योरी हो गया। त्रुटि, देखो गलती को ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भूल को ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और भूल और गलती होगी तो दुख होगा कि नहीं होगा? अच्छा, प्रयास, कोशिश करेगा, तो उसे बताइए जब कोशिश करेगा सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से उसे हर्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? ये हो जाए, चाहे भले वो मेन नाम हो जाए, इरर ट्रायल थ्योरी के नाम से ही जानेंगे। अब इसके कितने ही नाम निकाल लें आप लोग। और एक आवृत्ति का सिद्धांत, वो क्या बन जाएगा? मल्टी रेस्पॉन्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मल्टी रेस्पॉन्स। अभी तक हमने केवल सिद्धांत का एक सामान्य परिचय लिया है, सिद्धांत नहीं पढ़ा है ना? अपने दिमाग में आ जाएगी सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। और अब मैं आपका डोर जानता ही हूं,